चलिए देखते हैं 1813 का चार्टर कानून। क्या देखते हैं 1813 का चार्टर कानून। 1813 के चार्टर कानून के बारे में बात करते हैं। हमने कहां तक पढ़ा था? 1773 से, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उसमें हमने कौन कौन सा एक्ट पढ़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, और उसके बाद से पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर कानून। कौन सा पढ़ेंगे? चार्टर कानून 1813 का, यानी 1813 में जो कानून आएगा इसे चार्टर कानून कहा गया। क्या कहा गया? चार्टर कानून। 1813 का जो कानून आया इसे चार्टर कानून कहा गया, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बारे में? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट किया गया उसमें ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ, ये कहा गया कि ऐसा है, ब्रिटेन के जो उस समय महारानी या महाराजा रहा होगा, जो भी रहे होंगे, वो ये कहे कि ऐसा है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी जितने इनके एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। कहने का मतलब ये चाय और चीन पे अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही केवल भारत से चाय का व्यापार कर सकती है, और जो दूसरी कंपनी आएंगी ब्रिटेन की, वो भारत से चाय का व्यापार नहीं कर सकती और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती। यानी चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार किसका था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद से दूसरे की बात करें चाय की, तो चाय में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया से जो चाय का व्यापार होता है वो व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी जो भी व्यापार है, यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी व्यापार है वो जो भी ब्रिटेन की कंपनी आएगी सब कंपनी कर सकती है। यानी चाय और चीन के छोड़कर बाकी सभी इनके एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? इनके जो भी एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि ऐसा है कि अब आप केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, बाकी सब व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन चाय और चीन में कोई दूसरी कंपनी हाथ नहीं डालेगी। लेकिन बाकी जो व्यापार है उस व्यापार में दूसरी कंपनी भी व्यापार करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे नील का व्यापार भी होता था, तो नील के व्यापार में ब्रिटेन की कोई भी कंपनी नील का व्यापार कर सकती है, नील का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकती है, लेकिन चाय का व्यापार की अनुमति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल चाय के साथ व्यापार करेगी। इंडिया में जो चाय का व्यापार हो रहा था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया था, और चीन के साथ कोई दूसरी कंपनी यानी ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी जाके व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल यही अकेले व्यापार कर सकती थी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में इसमें क्या किया गया? ईसाइयों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। क्या कहा गया कि जो भी ईसाई होंगे ना, जो भी ईसाई होंगे इनको धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। क्या कहा गया कि अब कोई भी ईसाई, यानी कहने का मतलब उस समय ब्रिटेन में कौन से लोग थे? ईसाई धर्म के लोग थे। तो उनको कहा गया कि ऐसा है, अब आप इंडिया में जाके ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। यानी ईसाई धर्म जो है इसको फैला सकते हैं। कहां पे? इंडिया में। यानी इसको धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई, और इसको कहा गया कि अब आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी तीसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में क्या किया गया? कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, जिसे पश्चिमी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पश्चिमी शिक्षा भी कहा जाता है। चाहे अंग्रेजी शिक्षा पूछे चाहे पश्चिमी शिक्षा पूछे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1813 के चार्टर कानून के तहत।
यानी 1813 में कहा गया कि अब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दी गई और इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का, कितना, 1 लाख रुपए खर्च करने का, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बना दिया गया। कहा गया कि ऐसा है, अब जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। यानी कौन सी शिक्षा दी जाएगी? पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी, जिसे अंग्रेजी शिक्षा भी कहा जाता है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च किया जाएगा। यानी प्रतिवर्ष, ऐसा नहीं कि एक बार, हर वर्ष 1 लाख रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे शिक्षा पे। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेंगे। क्या ये 1 लाख रुपए ब्रिटेन से आएगा? नहीं, भारत से ही वसूला जाएगा। इसको 1 लाख रुपए भारत के लोग ही टैक्स के रूप में देंगे, जिसको यहाँ पे खर्च किया जाएगा, जिसे अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा भी कहा जाता है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यही 3 पॉइंट थे। चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई और ये प्रावधान बनाया गया कि 1 लाख रुपए खर्च, यानी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान बना दिया गया। और इसके बाद से आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, यही 3 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। अगला कौन सा है? चार्टर एक्ट 1833। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। अभी हमने क्या पढ़ा था? 1813। इसके बाद से हम पढ़ेंगे 1833। अगला एक्ट कौन सा आता है? चार्टर एक्ट, जिसे हम 1833 का चार्टर अधिनियम भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था? पहले पॉइंट में कह रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको चेंज कर दिया गया। और इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर। अब देखिए इसमें क्या किया गया, कह रहा है कि अब इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसका पदनाम बदलकर, इसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी अब ये केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह गया, अब ये भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो ये इसको कब बनाया गया? तो 1833 का। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अगले पॉइंट में कहा गया कि जो बंबई और मद्रास होगा, जो बंबई और मद्रास होगा, बंबई और मद्रास होगा, इसमें किस चीज की बात की गई है? मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। कहा गया कि ऐसा है, जो बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल होंगे ना, यानी यहाँ के जो गवर्नर जनरल, यहाँ के जो गवर्नर होंगे, इनको आपने सुना था कि 4 लोगों की एक टीम दी जाती थी, यानी इसमें कहा गया कि वो टीम इन लोगों को नहीं दी जाएगी। यानी विधायिका संबंधी शक्ति से इनको क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया कि अब वो शक्ति, इन लोगों को विधायिका संबंधी शक्ति अब इनको नहीं दी जाएगी। अगले पॉइंट में इसमें बात करें तो इसमें एक पॉइंट में और काम किया गया था सिविल सेवा के लिए। किसके लिए काम किया गया था? सिविल सेवा के लिए काम किया गया था। खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया था। शुरू नहीं हुआ था, क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। क्या प्रयास किया गया था? सिविल सेवा के, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का, खुली प्रतियोगिता
खुली प्रतियोगिता का। खुली प्रतियोगिता का मतलब ये होता है जैसे आज होता है सिविल सेवा के लिए, आज भी तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब इसको प्रयास किया गया था कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की जानी चाहिए, तो ये था 1833 में। 1833 में इसका प्रयास किया गया था, लेकिन अन्य कारणों से ये हो नहीं सका। लेकिन यहाँ प्रयास किया गया कि अब सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता किया जाए, यानी एग्जाम कराया जाए और उसको क्वालिफाई करके लोग सिविल सेवा में जाए। जबकि पहले ऐसे नहीं था, पहले ब्रिटेन से आते थे लोग और डायरेक्ट सिविल सेवा में उनको ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया करती थी। लेकिन 1833 में इसका प्रयास किया गया कि अब ऐसा ना करके ये किया जाए कि अब इसका एक एग्जाम कराया जाए और एग्जाम के जरिए इसको डिसाइड किया जाए। इसके बाद से आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद से अगला क्या आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या आता है, 1853 का चार्टर कानून। अब हम बात करेंगे 1853 का। 1853 की जब हम बात करते हैं तो ये जो चार्टर एक्ट था ना, ये जो चार्टर कानून या चार्टर एक्ट था, इसकी हम बात करें तो ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी एक्ट था। इसके बाद ईस्ट इंडिया 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है और सिपाही विद्रोह होने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और 1858 से क्या हो जाएगा, 1858 में ताज का शासन स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करेंगे। चलिए 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं, इसमें क्या पहला प्रावधान क्या बनाया गया। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है ना, इसमें जो कहा गया जो गवर्नर जनरल है, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक, इसने क्या कहा कि ऐसा है अब जो गवर्नर जनरल होगा, 1853 में कहा गया, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल है इसके विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाए और इसके प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया जाए। देखिए क्या किया कहा जा रहा है, पहले जो गवर्नर जनरल होता था ना, वो सारे काम को अकेले संभालता था, लेकिन अब इसमें ये कर दिया गया, अब इसमें ये कर दिया गया कि ऐसा है अब इनको अलग अलग बांट दिया जाए। यानी गवर्नर जनरल के दो कामों को अलग, दोनों को अकेले संभालता था, अब इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। कहा गया विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता है और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग लोग होंगे इस काम को कराने के लिए। क्लियर। अब ये चीज, ये जो सिविल सेवा के लिए प्रयास की गई थी ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है, 1853 में। कहां होती है, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया या शुभारंभ किया गया। यानी खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कहां से किया गया, सिविल सेवा प्रतियोगिता का आरंभ कहां से हुआ, आरंभ कहां से हुआ, इसकी बात करें तो ये 1853 में। प्रयास तो हुआ था 1833 में, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। ये प्रयास सफल कब हुआ, 1853 में। 1853 में क्या हुआ, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया, शुरुआत हो गई यहां से। यानी यहाँ पे काम बन गया था, यहाँ से शुरुआत हो गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में क्या आया, मैकाले समिति आई है। यही एक लास्ट पॉइंट है, मैकाले समिति क्या लाई गई, फोर्थ पॉइंट है मैकाले समिति। मैकाले समिति। अब बात करते हैं मैकाले समिति आई क्यों थी।
अगले पॉइंट की बात करें 1853 में, 1 2 3 ही पॉइंट है इसमें, ये 4 नहीं है, ये गलती से हो गया है, ये 2 है और ये 3। तो इसमें जब बात करते हैं तो पहले में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, बांट दिया गया। दूसरे में कहा गया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई, आरंभ हो गया। तो ये जो सिविल सेवा के लिए, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो समिति बनाई गई ना, इस समिति का नाम था मैकाले समिति। क्लियर? यानी मैकाले समिति जो थी ये किस लिए बनाई गई थी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में बनाई गई जो समिति है, अगर ये पूछ ले भारतीय सिविल सेवा के संबंध में बनाई गई समिति कौन सी है, तो है मैकाले समिति। कौन सी है? मैकाले समिति है, ये जो भारतीय सिविल सेवा के लिए बनाई गई थी। और इस तरह से कंपनी शासन धीरे धीरे कहां तक, 1853 का इसका लास्ट एक्ट है। इसके बाद से 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है और उसके बाद से इसका शासन खत्म हो जाता है और 1858 में किसका शासन आता है? ताज का शासन आता है। अब स्टार्ट होगा ताज का शासन। किसका? ताज का शासन। अब बात करेंगे 1858 के ताज शासन, यानी 1858 का भारत शासन। अब किसकी बात करेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी 1858 में भारत का शासन सीधे कहां चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। कहां चला गया? 1858 में जो भारत का शासन था वो कहां चला गया था? तो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। महारानी विक्टोरिया अब शासन करेंगी। अब शासन कहां चला गया? 1858 में भारत का शासन कहां चला गया? सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उस समय विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। अब भारत पर शासन कौन करेगा? अब भारत पर शासन कौन करेगा? विक्टोरिया करेंगी। कौन करेंगी? महारानी विक्टोरिया। अब भारत का शासन किनके हाथों में चला गया? महारानी विक्टोरिया के। जब 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है उसके बाद से 1858 में भारत का शासन कहां चला जाता है? सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। और वो कहती है कि अब शासन हम डायरेक्टली करेंगे। पहले इनडायरेक्टली कर रही थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए शासन कर रही थी। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम शासन डायरेक्ट करेंगे। अब जो भी बदलाव होगा या जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्ट उसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्रिटेन की महारानी होंगी। अब सत्ता सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया, जिनका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया था। इनके हाथों में भारत का शासन चला जाता है और ये 2-3 बदलाव करती हैं। जैसे गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, यानी भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा था आपने, जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल इसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। यानी अब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा ना, अब वो भारत का गवर्नर जनरल ना कहला के क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय कहलाएगा। ये वायसराय है, वायसराय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब अब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। अब उसका नाम बदल दिया गया, अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब भारत का वायसराय कहलाएगा। और इसके
भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वही भारत के प्रथम वायसराय बने थे। क्लियर? यानी लॉर्ड कैनिंग जो थे इनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। यही भारत के प्रथम वायसराय बने थे। और अगले पॉइंट में ये क्या कर दिया गया? द्वैध शासन का, द्वैध शासन अगले पॉइंट में क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कि जो द्वैध प्रशासन आपने पढ़ा था उसको क्या कर दिया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी ये कह रहा है कि ऐसा है अब द्वैध शासन प्रणाली भारत में नहीं चलेगी, इसको हम समाप्त कर रही है। कि कौन कह रही है? महारानी विक्टोरिया कह रही है। क्योंकि अब भारत के शासन का कार्यभार कौन संभाल रहा है? महारानी विक्टोरिया संभाल रही है। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। भारत के प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग बन जाएंगे। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में क्या किया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया। एक नया पद, भारत में एक नया पद बनाया गया राज्य सचिव का। राज्य सचिव का यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में एक काम और किया गया, एक नए पद को बनाया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। राज्य सचिव कहा गया। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जो ये नया पद बनाया गया ना, इसका नाम क्या रखा गया? राज्य सचिव। ये जो राज्य सचिव का नया पद बनाया गया, ये कब बनाया गया? 1858 में। 1858 में एक नया पद बनाया गया जिसे राज्य सचिव कहा गया। क्या कहा गया? राज्य सचिव कहा गया। इस तरह से 1858 खत्म होता है। अब 1861 से हम लोग कल पढ़ेंगे। 1858 के आगे हम कल पढ़ेंगे और यहीं पे क्लास ओवर होता है।